नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत को आज़ाद हुए आज करीबन 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और भारत के साथ आज़ाद हुए और अन्य एक देश जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन्होंने उठना शुरू किया, उनमें कुछ देश पर कैपिटा इनकम में भारत से काफ़ी आगे निकल गए। ये कहना गलत होगा कि भारत में इतने सालों में कुछ हुआ ही नहीं। आज हम जहाँ भी खड़े हैं कुछ ना कुछ हुआ तभी यहाँ तक खड़े हैं। लेकिन जो गति भारत की या जो स्पीड भारत की प्रोग्रेस में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत की जो जीडीपी पूरी विश्व की जो प्रतिशत देखा जाए तो करीबन 23% से ऊपर थी। और जिस समय अंग्रेज भारत को छोड़ कर गए 1947 में, उस समय भारत की जीडीपी 3 से 4% के बीच में रह गई। तो वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जीडीपी जो इतनी अच्छी हुआ करती थी वो आके 3 से 4% के बीच में रह जाती है। उसके बाद हमने दशक दशक विकास भी किया और हम आज यहाँ तक हैं कि आज हम विश्व की चौथी इकनॉमी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम में पीछे हैं। ये दोनों फैक्ट एक साथ ही हैं। एक तो ये दर्शा रहा है कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है जीडीपी में, दूसरी तरफ ये दर्शा रहा है कि हमें अभी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कैसे? इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं कुछ विषय आपके साथ डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ पाएंगे और अपने जो घर में आपके बच्चे जो हैं उस पर लागू कर पाएंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने से मेरा जो ऑडियंस बेस बढ़ता है, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं इस पे और आगे बोल सकूं। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप दो तरह से हो सकता है, एक तो मेक इन इंडिया और दूसरा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आए। तो हम ये दोनों विषय को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। अभी जो हमारा स्टार्टअप में जो फोकस है वो फोकस है हमारा कंज्यूमर सेक्टर में, फिनटेक में, लाइफ केयर सर्विस में, हेल्थ केयर में और रिन्यूएबल एनर्जी में। जबकि हमें फोकस करना है, जैसा कि चीन भी फोकस कर रहा है और जिसकी वजह से उसकी इकनॉमी आज दूसरे नंबर की इकनॉमी है, उसने फोकस किया है डीप टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साथ ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल में और लास्ट में सेमीकंडक्टर्स। तो हमें इन विषयों पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में जितने भी स्टार्टअप पे काम हो रहा है इन फील्ड्स में, उसमें ज़्यादातर भारतीय ही इन्वॉल्व हैं। यानी कि भारत का टैलेंट पूरी तरह से उनके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा हुआ है, और वो टैलेंट भारत के पास अगर आ जाता तो बात ही कुछ और होती। अभी स्टार्टअप में हम रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क से जूझ रहे हैं। साथ ही भारत सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टार्टअप के लिए, लेकिन भारत को अभी बढ़ाना क्या है? भारत को स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम लाना होगा स्टार्टअप को मॉनिटर करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करना होगा स्टार्टअप को, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। स्टार्टअप के लिए सिग्निफिकेंट सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर का, और हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स। भारत में आईटी सेक्टर में ही मैक्सिमम काम हो रहा है, जबकि इनोवेशन सेक्टर में भारत को काम करना होगा। चैलेंजेस भारत के सामने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है फंड की। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इसको रिमूव करने के तरीके भारत सरकार को ढूंढने होंगे, चाहे वो फंडिंग गवर्नमेंट सेक्टर से आए, चाहे वो फंडिंग हमें प्राइवेट सेक्टर से मिले। जो रेगुलेशंस हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। ये चैलेंज है स्टार्टअप के रास्ते में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग को भी बढ़ाना होगा। भारत की स्ट्रेंथ जो है वो है स्टेम ग्रेजुएट्स की, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ग्रेजुएट जो भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में है, इसका यूटिलाइजेशन करने का तरीका भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। 1978 में चाइना में डेंग जियांगपिंग ने जो इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसी पर जोर दिया, उसकी वजह से चाइना ने अपनी ग्रोथ इंजन को तेज़ी से आगे बढ़ाया। अब ये ग्रोथ इंजन उन्होंने 1980 के आसपास बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत में जो स्टार्टअप को लगाने का जो प्रोसेस है वो एक तो आसान हो जाए,
रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ उसके लिए आसान हो जाएं, तो शायद स्टार्टअप लगाने में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस पे इसमें क्या क्या दिक्कतें मेंटल लेवल पे आती हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा बात करेंगे। सरकार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी को एक साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, जिससे कि ये वर्किंग पूरी तरह से फुल फ्लेज हो, क्योंकि सोसाइटी की मेंटेलिटी बन जाए और इंस्टीट्यूशंस का टेक्निकल सपोर्ट मिले तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। भारत का इस समय जो स्टार्टअप है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और हम लोग करीबन 56 इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसमें कि 13 आईटी सेक्टर में है, 9 हेल्थ सेक्टर में है, लाइफ साइंस सेक्टर में है, 7 एजुकेशन सेक्टर में है, 5% हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं, और 5% हम फूड और बेवरेजेस में कर रहे हैं, और बाकी बचे हुए बहुत सारे सेक्टर्स में बटा हुआ है। 2014 तक हमारे पास 400 स्टार्टअप ही हुआ करते थे नियर अबाउट, जो कि बढ़ के अब 90,000 से ऊपर स्टार्टअप हैं। आज की डेट में अगर कैलकुलेशन देखें तो 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप भारत में है। लेकिन एक जो भारत के अंदर एक वर्ग भी ऐसा है जो भारत की प्रोग्रेस में भी कमी ढूंढ रहा है। कमी ढूंढो कि ये प्रोग्रेस कैसे, इस कमी को हटा के प्रोग्रेस बढ़ाई जाती है। वही ये कमी ये देखते हैं कि इस सिस्टम को कैसे हम कोलैप्स कर दें। सारा उनका जो थॉट प्रोसेस होता है इस सिस्टम को कोलैप्स करने को होता है, इसकी कमी ढूंढो बेहतरी के लिए तो समझ में आता है, लेकिन कमी ढूंढो सिर्फ सिस्टम को गाली देने के लिए तो ये बात समझ में नहीं आती है। बावजूद इसके कि भारत के अंदर जो फंडिंग है स्टार्टअप में 15 टाइम्स बढ़ चुकी है। स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर्स हैं वो करीबन 9 टाइम्स बढ़ चुके हैं, और भारत में इंक्यूबेटर्स करीबन 7 टाइम्स बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि इंक्यूबेटर वो सिस्टम होता है जो स्टार्टअप को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि वो मेंटोरशिप है, उसमें टेक्निकल सपोर्ट है, उसमें फंडिंग कैसे आएगी, वो सारी चीज़ों पे काम करते हैं। गवर्नमेंट ने भारत के अंदर करीबन 75 हब बनाए हैं, जिससे कि स्टार्टअप करने वाले उस हब में जाकर ये पता कर सकते हैं कि स्टार्टअप करने के लिए बेसिक्स रिक्वायर्ड क्या हैं। अब हम इसके कंपोनेंट की बात करें कि भारत में जब भी हम स्टार्टअप करेंगे या दुनिया में कहीं भी करेंगे, कुछ बेसिक्स होते हैं वो आपको फॉलो करने ही होते हैं। तो स्टार्टअप करने के लिए जो बेसिक्स क्या हैं, 8 कंपोनेंट हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। कि नंबर 1 ये है कि आपका रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। बिना रिस्क टॉलरेंस के स्टार्टअप आप शुरू नहीं कर सकते। नंबर 2 है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आप कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेस्टर कैसे लेके आते हैं, नंबर 2। नंबर 3 है टेक्निकलिटीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर 4 एंटरप्रेन्योरल स्किल होनी चाहिए। नंबर 5 एक्सपीरियंस मेंटोर होने चाहिए। नंबर 6 रेगुलेटिंग एनवायरनमेंट होने चाहिए। और नंबर 7 है कि जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए। और लास्ट में आता है कि विजिबल सक्सेस। यानी ये सारी चीज़ें जब स्टार्टअप करने से पहले आप सोचते हैं तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें इन्वेस्टर किस तरह तरह के होते हैं, टेक्निकलिटीज़ बता देने से ये होता है कि आदमी को उसकी बैकग्राउंड पता चल जाती है, जबकि स्टार्टअप करने के लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। वो अगर है तो बाकी चीज़ें आप सीख ही जाते हैं। तो जैसे इन्वेस्टर है कि सीड इन्वेस्टर किसको कहते हैं, जो प्रोटोटाइप डेवलप करने में काम करते हैं, जिनको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये भी 10,000 से लेकर 10 लाख तक की फंडिंग जिसमें होती है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है। फिर सीरीज़ ए इन्वेस्टर होते हैं जो 10 लाख से लेके और करीबन 50 लाख तक होते हैं। ये ऑपरेशन को इंडिविजुअल ब्रिज को बनाने में काम आते हैं। फिर सीरीज़ बी इन्वेस्टर होते हैं, ये करीबन 30 लाख उससे ऊपर के होते हैं, जो स्केल करते हैं इसको ऊपर उठाने में। उसके बाद इस सीरीज़ सी और डी, फिर सीरीज़ ई एफ और उसके आगे, जिसमें कि 1.5 करोड़ तक का हम फंडिंग या इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो डॉक्टर श्रीवास जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सेक्टर से हैं, उन्होंने कहा कि जनरल पॉपुलेशन का एक स्टिग्मा है कि फेल्योर ऑफ बिजनेस और स्टार्टअप। तो ये स्टिग्मा ही बहुत बड़ा रोड़ा है किसी काम को करने के लिए, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप साइंस के फील्ड में काम करें, स्पोर्ट्स में या किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में। किसी चीज़ का स्टिग्मा होने के बाद आप उस फील्ड में पैर आगे बढ़ा ही नहीं सकते,
क्योंकि आपका जो मैक्सिमम या ऑप्टिमम जो एफर्ट है वो आ ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम लागू की, जिसमें कि मुद्रा योजना लागू हुई, जिसमें कि 10 लाख तक का लोन दिया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए, जिससे कि लोगों को इंफॉर्मेशन या नॉलेज वहाँ से मिल सके। क्वायर उद्यमी योजना शुरू की, जिसमें कि 10 लाख तक का प्रोजेक्ट में इनिशियल अमाउंट दिया जाता है और बाद में 25% अमाउंट रिलीज़ किया जाता है जब उसमें प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने काफ़ी काम किया। 100 करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट एमएसएमई सेक्टर को असाइन हो, इसके लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी हैं। वो किसी और को तभी दिए जाएंगे जब कोई एमएसएमई सेक्टर का वेंडर उसमें नहीं आता है। चूँकि मैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वर्क कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये बताने की स्थिति में हूँ कि 100 से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसको अगर जनता को, चूँकि ड्यू टू सम रीज़न वो उतना बताया नहीं जाता है कि बहुत एडवांस हम हो रहे हैं डिफेंस के फील्ड में। भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस एडवांसमेंट का फ़ायदा हम सभी ने देखा। ये सारी बातें सरकार तो कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत अभी है, जिसमें कि है कि ओपन डोर पॉलिसी जैसे चाइना ने अपनाई, कि वो पहले फॉरेन एंटरप्रेन्योर को उन्होंने इनवाइट किया कि वो आके स्टार्टअप सेटअप करें, उसके बाद उनको चाइना गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। उस तरह भारत को बाहर की देशों से भी लोगों को इनवाइट करना चाहिए। एटलीस्ट वो फंडिंग लेके आएंगे या कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो हमारे लोग इन्वॉल्व होकर उसमें कुछ सीखेंगे और कुछ अर्न भी करेंगे। उसी तरह चाइना ने सिलिकॉन वैली डेवलप की और कहा कि वहाँ पे बिहाइव ऑफ इनोवेशन सेट किया, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एवेन्यूज़ नाम दिया। उसी पैटर्न पे यूपी सरकार ने जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की, तो उसी तरह की, जैसे हरदोई में हम लोग कारपेट बनाते हैं, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, लखनऊ में चिकन वर्क होता है, बनारस में बनारसी साड़ी बनती है। उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्ट है, तो उसकी स्पेशलिटी पे काम कर रहे हैं। तो जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी शुरू की तो उन्होंने जो क्या कि मार्केट साइज को स्पीड अप करने के लिए पहले तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर को बुलाया, उनको रेगुलेशंस के थ्रू सुविधाएं दी, और जब वो मार्केट लीडर हो गए तो चाइना गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग भी दी, जिससे कि वो स्केल अप कर सकें अपने बिजनेस को। ये भारत को भी करना पड़ेगा। सबीर भाटिया जो हॉट मिल के हैं, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाना होगा, यानी अपने हाथ से काम करना होगा। अभी बहुत जगहों पे देखा जाता है कि कई बार मालिक बन के बैठ जाते हैं और वो हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिस बिज़नेस में आप हाथ लगा रहे हैं उस बिज़नेस के बेसिक्स नो हाउ आपको पता होना चाहिए एज ए फाउंडर, क्योंकि किसी समय में कोई अगर व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो उस काम को आप कर सकें, वो काम रुके न, इसका ध्यान बहुत ज़्यादा देना होगा। इसीलिए बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं कि लोगों ने जैसे रेस्टोरेंट खोल लिया और हमें खुद को बनाने नहीं आता कोई चीज़, जिस चीज़ की स्पेशलिटी हमने रेस्टोरेंट में रखी वो हमें बनाने नहीं आती। ऑल ऑफ सडन आपका जो बनाने वाला है वो छुट्टी लेके चला गया और वो लौट के नहीं आया, तो उस समय जो कस्टमर आता है तो आप एटलीस्ट अपने को लगा के उसको काम कर सकें, कस्टमर ना लौटे। जो इमेज बिल्डिंग होती है ये बहुत मायने रखती है कि कस्टमर आके एक बार लौट जाएगा, 2 बार लौट जाएगा, तीसरे बार ये वो मान के चलेगा कि यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास बनाने वाले लोग ही नहीं हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आपको उस चीज़ का काम आना चाहिए, अपने हाथ से आप उसे कर सकें। अमेरिका में इसको डेवलप करने के लिए क्या किया, तो अमेरिका ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर के लिए डेवलपमेंट के लिए एक ऑफिशियल टीम्स बना दी, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके, और ये आज से नहीं कर रहे, वो 30-35 साल पहले से कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेंटर्स की एक टीम बनाई और इनको एंटरप्रेन्योर्स के साथ उनका टाई अप किया, उन्होंने उनको हेल्प की, जिसमें कि इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए। उसी तरह एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसमें टॉप बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर्स को अमेरिका के अलग अलग एरिया में भेजा गया, जिसमें कि वो लोगों को नए जो अलाइंस हो रहे हैं, नए जो वेंचर्स हो रहे हैं, कैपिटलिस्ट उसमें आ रहे हैं या जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनको हेल्प मिल सके इन इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स की। तो भारत में भी इसकी ज़रूरत है और ये किया जा सकता है। अब इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए हमें करना क्या है? एक तो पहली नज़र ये रखनी होगी कि हमारे पास स्टार्टअप कितने हैं
वो किस रेशियो से बढ़ रहे हैं, किस एरिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस एरिया में कम काम कर रहे हैं उस एरिया में सरकार को थोड़ा सा और अटेंशन देने की ज़रूरत है। दूसरा है कि फंडिंग अरेंजमेंट, कि सरकार तो फंड अरेंज करे ही, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी फंडिंग करें, जैसे स्टार्टअप पे काम हो, सेक्टर वाइज फोकस हो कि किस सेक्टर्स में ज़्यादा चांसेस हैं डेवलपमेंट के, किस में कम है, इसका असेसमेंट साथ साथ चलता रहे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो स्टार्टअप करने वालों के सपोर्ट में हो, जिससे उनका मनोबल लगातार बना रहे। इकोसिस्टम का जो नॉर्म्स है ठीक से काम करे, सरकार उसको पूरी तरह से ध्यान दे, और इकोसिस्टम के जो और भी कंपोनेंट हैं जिसमें कि इंक्यूबेटर्स ठीक से पढ़ें, स्टार्टअप इंडिया जो है वो एक्सेलरेट करे, इंडिया के एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। सरकार के एंड से जो 100% सपोर्ट सरकार को देना है वो है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि नितिन गडकरी ने काफ़ी लॉजिस्टिक्स बेस अच्छा कर दिया है। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस, कि इंफॉर्मेशन तेज़ी से मिल सके, इंफॉर्मेशन तेज़ी से भेजी जा सके, नॉलेज एक्वायर करने में हमें टाइम ना लगे। इसके अलावा सरकार के एंड से जो एक बहुत आवश्यक चीज़ है वो है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का सही होना। ब्यूरोक्रेटिक डिले जो होता है, नंबर 1 कि वो कम हो, नंबर 2 कि एम्बिगुअस टैक्स लॉ आसान किए जाएं, नंबर 3 वेग रेगुलेशन के में क्लैरिटी आए, नंबर 4 लीगल सिस्टम ठीक हो, नंबर 5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आसान किए जाएं, नंबर 6 इनोवेशंस को सपोर्ट किया जाए, नंबर 7 नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में हेल्प की जाए, और नंबर 8 टैक्स इंसेंटिव और सब्सिडी स्टार्टअप्स को दी जाए, जिससे कि शुरुआत के दौर में अगर किसी का स्टार्टअप में फ़ायदा ना भी हो रहा हो तो कम से कम वो स्टार्टअप करता रहे, वो उसमें बना रहे, वो रुका रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हम डिस्कस करने के बाद एक नतीजे पे पहुँचे कि टेक्निकल जो नॉलेज है ये तो हमारे आज की जनरेशन ले ही लेती है। अब बात आती है कि जैसा एक बार ये कहा गया कि आपके जीवन में, आपके बनने में एकेडमिक्स का रोल मात्र 15% होता है, 85% रोल आपके एटीट्यूड का होता है। ये एटीट्यूड जितनी तेज़ी से बदला जाए उतना अच्छा। अब इसमें जो सोशल हिंड्रेंस या पीयर प्रेशर्स जो है या ऑब्स्टिकल्स हैं वो हैं क्या? वो हैं कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है भारत का, खासकर जो सोशलिज्म की बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि 15% लोगों के पास 85% एसेट्स हैं और 85% गरीबों के पास सिर्फ 15% एसेट हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो सही बात है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो लोग कहते हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस करते हैं, तो क्या ये उन 85% लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम किया कि वो कैसे उन 15% के बराबर आ सकते हैं, या वो 15% और 85% के बीच का जो गैप है ये कम हो सके? तभी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम न बढ़ने का रीज़न तो यही है। मगर जो लोग इसके बारे में इतनी बातें करते हैं, क्या उन्होंने कुछ किया? क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन करने से ज़मीन की हकीकत नहीं बदलती। ज़मीनी हकीकत बदलने के लिए हमें ज़मीन पे उतरना होगा। अभी जो जनरेशन है, आज तक की बेस्ट जनरेशन मैं मानता हूँ, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिस लेवल का आईक्यू इनके पास है, जिस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस लेवल की आज फंडिंग उपलब्ध है, जिस लेवल का नॉलेज और सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, वो पहले कभी नहीं था। तो अगर हम अभी भी बातें करते रहेंगे तो शायद हम अपनी प्रोग्रेस अगले 10 साल के लिए और टाल दें। जैसा कि अभी भारत सरकार का ये विज़न है कि हम 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे, तो शायद ये 2047 के बजाय 2087 तक चला जाए। और अगर हम ये सारी चीज़ों को रोड़ा ख़त्म कर देते हैं, खासकर मेंटल लेवल पे, जैसा कि उन्होंने कहा ना कि हमारा स्टिग्मा बना हुआ है कि ये फेल हो जाएगा, ये स्टिग्मा ख़त्म हो जाए तो शायद हम 2047 में जो चीज़ सोच रहे हैं वो 2040 में ही पूरी हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिटीजन अवेयर हो, और अवेयर सिटीजन्स एक प्रेशर डालता है पॉलिटिकल क्लास पे, ब्यूरोक्रेटिक क्लास पे और जुडिशरी पे। क्योंकि जब तक सिटीजन्स जग नहीं रहा है, ये तीनों मनमानी करेंगे, क्योंकि ये सिटीजन जिसके ऊपर इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है वो सोया हुआ है। तो जब वो सोया हुआ है तो ये मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि आवाज़ें उठनी ही नहीं है। तो आवाज़ें उठाने का मतलब उपद्रव करना नहीं होता। आवाज़ें उठाने का मतलब ये होता है कि लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं, जब फैमिली के मैटर्स डिस्कस करते हैं, फिल्म या
स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं, उस तरह देश की ये व्यवस्थाएं भी डिस्कस करें और एक हेल्दी डिस्कशन करें, जिससे समाज के फैमिली टू फैमिली, सोसाइटी से सोसाइटी, नीचे के स्टेटस लेके ऊपर तक ये एक डिस्कशन ऐसा हो कि हर आदमी अवेयर लगे। तो सरकारों को भी लगेगा कि जब जनता इतनी अवेयर है तो उस पर खरा उतरने के लिए हमें भी उस लेवल पे जाना होगा। तब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ये सोचेगा कि नहीं, हमें एग्जीक्यूशन अच्छा करना पड़ेगा। तब जुडिशरी को लगेगा नहीं नहीं, जनता तो अवेयर है, हमें डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिससे जुडिशरी पे उंगली उठे या उस पर प्रश्न उठे। तो ये सारी बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। स्टार्टअप एक माध्यम है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारा सारा देश एक व्यावसायिक तरीके से ही आगे बढ़ रहा था। हर क्षेत्र में एक अच्छा व्यवसाय था, एग्रीकल्चर अच्छा था, व्यवसाय अच्छा था। तो क्या सरकारी नौकरी के भरोसे उस समय सोसाइटी नहीं चल रही थी? और ना ही सोसाइटी आज सरकारी नौकरी के भरोसे चलती है। सरकारी नौकरी एक माध्यम है पैसा अर्न करने का, लेकिन सोसाइटी का डेवलपमेंट मात्र और मात्र एंटरप्रेन्योरशिप से ही आता है। आप भारत का इतिहास पिछले 3000 साल का उठा के देख लीजिए, व्यवसाय ही देश को उठाता है। किसान अन्न देता है कि आदमी का पेट भरे, और नौकरी ये देती है कि आप उस पॉलिसीज़ को तरीके से बनाएं, उसका इम्प्लीमेंट करें, जिससे ये व्यवसाय और किसान ठीक से आराम से काम कर सकें। लेकिन इसी सिस्टम ने सारे सिस्टम को कोलैप्स किया है। तो इन सिस्टम्स को बदलने के लिए आवश्यक है कि सिटीजन अवेयर हो जाए। जब तक सिटीजन अवेयर नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। व्यवस्था में एक चीज़ सरकार को ध्यान देनी होगी कि जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं या एक एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, जिससे कि एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप करने वाले या छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों की हिम्मत छूट जाती है। फॉर एग्जांपल कि कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट खोला और अच्छा खासा रेस्टोरेंट 5-6 महीने चल रहा है, और ऑल ऑफ सडन एक दिन घटना आती है, कुछ बदमाश टाइप के लोग आते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और उस खींच से वो लोग रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। ये कहने के लिए मात्र एक छोटी घटना, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे जाता है कि जो इनोसेंट या सीधे साधे लोग और व्यावसायिक क्षमता रखते हैं वो काम करने से डरते हैं। वो डरते हैं सरकारी व्यवस्था के रोड़ों से। वो सरकारी व्यवस्था में जो पनिशमेंट होते हैं, पेनिटिव एक्शंस होते हैं, उससे डरते हैं। जबकि वो कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन कई बार व्यवस्था में लोग अनड्यू डिमांड करते हैं, उसको पूरा न करने पर उनके खिलाफ केस बना दिया जाता है। तो ऐसे में सरकार को उस एनवायरनमेंट को भी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो गृहिणियाँ हैं, जो घर में रहती हैं लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंड की हैं और अच्छा काम कर सकती हैं, वो निकल के काम करेंगी। तो ये समाज के लिए बड़ा बेहतर होगा। सरकार को थोड़ा सा, चूँकि सिस्टम बहुत पुराना चल रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ प्राइवेट वर्क नहीं कर सकता, और उसे 8.5 घंटे की नौकरी करनी होती है। तो मेरे 2 सजेशन यहाँ पे सरकार को हैं कि एक तो वर्क का जो टाइम पीरियड है ये रिड्यूस किया जाए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को पार्ट टाइम काम करने के लिए अलाउ किया जाए, और जो काम करे उसको टैक्स दे। क्योंकि आपके पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई आता है ये एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई है, क्योंकि ये लाखों की संख्या में होने वाले कंपटीशन से निकल के आता है। इसका माइंड बहुत अच्छा होता है। तो क्यों ना इस माइंड का सरकार यूज़ करे, जिससे कि ये सोसाइटी में अपने गवर्नमेंट जॉब के अलावा और काम करके समाज के हित के लिए और काम कर सकें। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, स्टेट लेवल पे और सेंटर के लेवल पे। मैं इसके साथ अपनी बात यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।